जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का। स्पेशली हम इसका चैप्टर 1 जो प्रीवियस डाटा होता है उसका सारा वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर उसके बाद के अगर आपको चैप्टर डिस्कस करने हैं तो उससे पहले आप इस पे अगर 500 व्यूज़ आते हैं तो उस हम चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। 500 व्यूज पे अगर अगले चैप्टर्स को डिस्कस कर लेंगे, वरना इसी में लगभग 90% इकोनॉमिक सर्वे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 90% इकोनॉमिक सर्वे इसमें कवर होने वाला है। इसके बाद इससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इस पर बहुत सारी UPSC रिलेटेड वीडियोज या आपके एग्जाम रिलेटेड वीडियो या आप किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं आपको मिलती रहेंगी। तो हम चलते हैं, आज इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करते हैं। गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए विशेष हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशली आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर ये सारे इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो हम इकोनॉमिक सर्वे का पहले कंटेंट देख लेते हैं। देखो, हम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वाले चैप्टर को पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लगभग 90% सर्वे जो वो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद बाकी अगर चैप्टर डिस्कस करने हो तो फिर वही वाली बात है कि आपको 500 व्यूज़ देने होंगे इस वीडियो पे। उसके बाद हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद अगला चैप्टर है फिजिकल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इसके बाद अगर आप अगले चैप्टर की बात करो तो इस पर अगला चैप्टर है फिर ये है प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, फूड मैनेजमेंट और इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नए चैप्टर सारे नए चैप्टर नहीं है, मतलब ये इसके चैप्टर हैं। ठीक है, और सर्विसेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है। ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेज एंड कार्टोग्राफी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप एग्जाम के पर्पज से भी याद कर लीजिएगा। न्यू चैप्टर जो इंक्लूड हुआ है वो ये वाला चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगले पेज पे चलें तो ये एक्नॉलेजमेंट है, इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। संजीव सान्याल, ये ध्यान रख लीजिएगा, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है हमारे? संजीव सान्याल, मिस्टर संजीव सान्याल। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं इसके प्रीफेस से। ठीक है, अगर आप इसे दूसरे वे में कहना चाहें तो यानी कि इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे इकोनॉमिक सर्वे लिखा गया, कब लिखा गया, किन कंडीशन में लिखा गया। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी पूरी। और ये देखिए, सेकंड इकोनॉमिक सर्वे आया जब कोविड-19 के क्लाउड के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, और ये रिपीटेड वेव से बल्कि अनसर्टेनिटी अबाउट पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो थी उसके बावजूद ये इकोनॉमिक सर्वे ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, इस इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो वाटरफॉल अप्रोच जो है वो अपनाई गई है। ध्यान रखना, वाटरफॉल अप्रोच जो है, वाटरफॉल अप्रोच क्या होती है? अप फ्रंट एनालिसिस, पहले देखो आपका जो इशू है उसे एनालाइज करोगे। ठीक है, फिर आप इशू की डिटेल्ड प्लानिंग करोगे और प्लानिंग के बाद आप इशू में कुछ जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है वो इम्प्लीमेंटेशन करोगे। इसे बोलते हैं हम वाटरफॉल अप्रोच, है ना। यानी कि अगर आप ध्यान दो, झरना का पहले प्लान करोगे, भाई यहाँ से गिरेगा, फिर कहाँ गिरेगा वो आप पूरी प्लानिंग के थ्रू पहले एनालाइज करोगे कहाँ से कहाँ गिरना है, फिर उसे देखोगे कहाँ पे गिर गया, प्लानिंग करोगे और फिर उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कर दोगे। इस टाइप का वाटरफॉल अप्रोच इसमें डिस्कस की गई है। अगर आप इसके बाद देखें तो ये जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है, यानी कि ये सेंट्रल थीम जो है इसकी, एक आप ध्यान रख लीजिएगा, इसकी सेंट्रल थीम इस बार एजाइल अप्रोच है। एजाइल अप्रोच जो है इसकी सेंट्रल थीम इस बार रखी गई है। ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखना चाहो तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पहले आप ध्यान रखिएगा, इस बार 2 वॉल्यूम फॉर्मेट से सिंगल वॉल्यूम में रखा गया है, सिंगल वॉल्यूम में। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल टेबल जो है वो उसी में इंक्लूड कर दी गई हैं, है ना। पहला इकोनॉमिक सर्वे जो 1950-51 में पब्लिश हुआ था, ये आपकी बस जस्ट नॉलेज के लिए है। ठीक है, और इस समय इकोनॉमिक सर्वे में 400 प्लस पेज हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे बात करना चाहो तो ये जो है इसमें सेक्टरल वॉल्यूम जो हटा दिया गया है ये मैंने आपको बता ही दिया, और न्यू चैप्टर जो एडिट किया गया है मैंने आपको बता दिया, जो यूज ऑफ सैटेलाइट जियोस्पेटियल इमेजिंग टू वेरियस इकोनॉमिक फिनोमेना, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। ये लिखा है संजीव सान्याल, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये एब्रीविएशन दे रखे हैं आप, जैसे एब्रीविएशन समझते हो ना, जैसे आप बोल देते हो भाई CFPI मतलब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये सारे छोटी शॉर्ट फॉर्म जिनको बोलते हैं वो चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हुई हैं। इसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे पहुंचते हैं। सबसे पहला चैप्टर स्टेट ऑफ इकोनॉमी। इस चैप्टर में आपका 90% इकोनॉमिक सर्वे कवर होने वाला है। आपके सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से मिलते हैं। डीप में अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू वगैरह की, तो
आपको डीप में जाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि ये थोड़ी सी बोरिंग वीडियो हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर ये वीडियो बढ़ाने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो लास्ट ईयर जो है वो डिफिकल्ट रही है वर्ल्ड इकोनॉमी के अकाउंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक में, निश्चित रूप से रहा है। तो हम इसमें पहले पॉइंट पर चलते हैं। जो पहला पॉइंट है ब्रिटनस रियल जीडीपी, ये जो रियल जीडीपी इस बार 9.2% बोला है इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ने 2021-22 के लिए, 2020-21 के लिए जो जीडीपी रहेगी वो 9.2% रहेगी, और इसकी आने वाली साल के लिए जो जीडीपी रहेगी 2021 के लिए उन्होंने बोला है 8 से 8.5% जीडीपी रहने वाली है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित सेक्टर, पेंडेमिक कोविड से सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लगभग 3.9% ग्रोथ करेगा 2021-22 में, और 3.6% ये जो प्रीवियस ईयर बीती है इसमें, ठीक है। और अगर आप इसके बाद बात करें तो फिर जो है हम कोई नई चीज़ देखें तो जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, अच्छा सर्विस सेक्टर और देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो हिट रहा है वो सर्विस सेक्टर हिट हुआ है पेंडेमिक से, और वो इस बार 8.2% ही लगभग ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नई चीज़ देख लीजिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सिड प्री पेंडेमिक लेवल, यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसने पेंडेमिक लेवल को एकदम मतलब पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और इसके बाद यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो सर्विसेज है वो एकदम एक्सेप्शनली स्ट्रांग हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे अगली पेज पर चलना चाहोगे, इससे पहले गाइस आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ये मैंने आपको बता दिया 8 से 8.5% इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद हालांकि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो वो अनसर्टेन है ही है, निश्चित रूप से हमें पता है। तो ये देख लीजिएगा अगला पॉइंट जो है इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो है वो सरप्लस में गया है लास्ट 2 ईयर में, यानी एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हुआ है। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $634 बिलियन था 31 दिसंबर 2021 को। फॉरेन रिजर्व जो RBI में इंक्लूड होता है, फॉरेन रिजर्व है ना, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो ये जो है हमारे कंट्री के एक्सटर्नल डेब्ट से भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि हम एक्सटर्नल डेब्ट आराम से चुका सकते हैं, यानी बाहरी कर्ज जो है उसे आराम से चुका सकते हैं। अगर इसके बाद आप बात करो तो जो फिजिकल सपोर्ट है इकोनॉमी को, वो हेल्थ रिस्पॉन्स कॉस्ट द फिजिकल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेब्ट टू द, ये जो डेब्ट बढ़ा है ये हेल्थ रिस्पॉन्स की वजह से बढ़ा है, जो इसने फिजिकल डेफिसिट हमारे साथ इंक्रीज किया है, ठीक है। इसके बाद निश्चित रूप से इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए, ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए, तो इस कारण से हमारा फिजिकल डेब्ट भी बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मजे की बात यह है कि भाई जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, NPA जो है वो डिक्लाइन हुए हैं, यानी जो लोन नहीं चुकाते हैं ऐसे एसेट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप वैक्सीन की बात करो तो वैक्सीन जो है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज के लिए बहुत फायदा हुआ है। जैसे मान लो आप होटल में, ठीक है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज होती है, तो वैक्सीन उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुई है। वैक्सीन के बारे में हम और डिस्कस करना चाहें तो इंडिया ने 157 करोड़ डोजेज वैक्सीन डिलीवर कर दिए, जिसमें से 91 करोड़ को पहली डोज और 66 करोड़ को दोनों डोज वैक्सीन मिल चुकी हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन आपको पता होगा राइज इन प्राइसेस होता है, इन्फ्लेशन राइज इन प्राइसेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो 5.6% रहा है ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले दिसंबर 2020 की तुलना में इस बार 2021 की तुलना के कंपेयरिंग में 5.6% रहा है। और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 4+-2% रहना चाहिए, ऐसा फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलती है, ठीक है। हालांकि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, डबल डिजिट में चला गया है। और ये क्यों है ये देख लो, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों है, ये पार्टी ड्यू टू बेस इफेक्ट, ये बेस इफेक्ट की वजह से जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पे आप निश्चित रूप से चलना चाहोगे। अगर इसके अगले पेज पे चलें तो प्री कमिट टू ए रिजिड रेस्पॉन्स, इसमें रिजिड रेस्पॉन्स है, इसमें एक बारबेल स्ट्रेटेजी दी हुई है, अभी से समझ लेते हैं। यानी कि हमने रिजिड रेस्पॉन्स ना देते हुए हमने सेफ्टी नेट अपनाते हुए वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि जो
बीता हुआ सेक्शन होता है, जो पिछड़ा हुआ सेक्शन होता है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे भी एक्सपेंड किया है और अपनी इकोनॉमी को भी ग्रोथ दी है। इसे हम बोलते हैं बारवेल स्ट्रेटजी। ये लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में आई थी, निश्चित रूप से सवाल आपके पेपर में आ सकती है। दो चीज़ें इसमें हो गई हैं, एक तो वाटरफॉल अप्रोच जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वाटरफॉल अप्रोच में क्या होता है, पहले आप देखोगे भाई क्या इशू है, फिर उसके बाद आप उसे एनालाइज करोगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करोगे। और ये बारवेल स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप वल्नरेबल सेक्शन यानी कि जो आपका पिछड़ा सेक्शन है आप उसे भी साथ लेके चल रहे हो, तो ये बारवेल स्ट्रेटजी भी आपके पेपर में आ सकती है ना। इसमें ज़्यादा कुछ आने का नहीं है। हमने थीम डिस्कस कर ली कि एजाइल अप्रोच इस बार हमारी थीम रही है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर समझ लो, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इसमें टेबल दी हुई है, यानी कि जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, ये GST है, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर में लगभग 80 हैं ये, है ना। इन्हें हम लिस्ट में देख लेंगे अभी आने वाली लिस्ट में कौन कौन से हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हैं, ठीक है। इकोनॉमी जो हुई है वो हमारी पास्ट प्री पेंडेमिक लेवल पे इकोनॉमी जो हमारी एकदम रिकवर हो गई है, ठीक है, और जो लगभग 2019-20 के लेवल पे इकोनॉमी हमारी आ चुकी है। स्टैटिस्टिक्स डाटा है, अगर आप इसे एक नज़र से देखना चाहो तो ये GDP का डाटा है, ठीक है, ये GDP वर्सेस GBA का डाटा है। इन्होंने बोला है कि देखो पहले इकोनॉमी हमारी इतनी ऊपर चली गई, ये था उसका ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, यानी कि कोरोना से पहले की थी ये इकोनॉमी इतनी हमारी, और इस समय हमारी इकोनॉमी इतनी है, ठीक है, तो ये बढ़ गई है, यानी कि हमने उसे कवर कर लिया है। आप सेक्टरल ट्रेंड की देखना चाहो तो सेक्टर ट्रेंड में मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर जो है वो सबसे कम हिट सेक्टर रहा है, ठीक है, जिसकी ग्रोथ जो है अगर आप देखो तो इसकी ग्रोथ 3.9% होने के ज़्यादा चांस हैं, 3.9% होने के इस बार ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। 2020-21 में इसके 3.6% रही थी, है ना। ये देखो ये कितना हिट हुआ, ये माइनस में चले गए हैं, ये इसके हिट होने की संभावना बता दी है कि ये जैसे इंडस्ट्री इतनी हिट हुई है, माइनिंग एंड क्वायरिंग हिट हुई है, तो आपको इतना डाटा याद रखने की बस ये जरूरत है कि भाई ये सेक्टर जो है हिट हुए थे। एग्रीकल्चर सबसे कम हिट हुआ था, सर्विस सेक्टर आप देख लो सबसे ज़्यादा हिट सेक्टर माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है उस आधार पर, ठीक है। इसके बाद आप खरीफ रबी क्रॉप की बात करो, ये देखो आपके लिए इसीलिए भी हो सकता है, मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ है वो प्री पेंडेमिक लेवल से कैसे उभर के आई है, तो उसमें ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके सारे, ठीक है, तो हमारी जो खरीफ रबी क्रॉप्स है उसने भी बहुत सारी फसल हुई है, वो व्हीट और राइस जो है वो स्टेडली इंक्रीजिंग हो रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आप बात करो तो जो हमारे यानी कि राइस है वो रिकॉर्ड लेवल 150.5 मिलियन टन का इस बार हमारा रिकॉर्ड लेवल रहा है खरीफ सीजन में फूड ग्रेन का, ठीक है। और इसके बाद आप बात करो तो जो नेशनल सिक्योरिटी और फार्मर्स इनकम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिला है इनको, तो ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो थी सेक्टर को सपोर्ट की है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट की है। इसमें दो आपके चीज़ें हो गई हैं, और दूसरा अच्छा मानसून रहा था, उसने भी इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलना चाहें, माइनिंग सेक्टर जो है वो सब सेक्टर बर्बाद हुए ही हैं, ये हमको पता ही है। इसके बाद अच्छा बैडली यूज, देखो जनवरी में परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है एक्सपेंशनरी जोन में दिखाई गई है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 1 मंथ, तो ये हुआ है ना। इसके बाद अगर आप और बात करना चाहो तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद देखो इकोनॉमिक्स सर्वे का बता देता हूँ मैं, सर्विस सेक्टर का इन्होंने पूरा दिया हुआ है। पहले ये 2020-21 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 8.4% से, जब इसकी उम्मीद थी 8.2% बढ़ जाएगा 2021-22 में, ठीक है। और फाइनेंशियल और रियल एस्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट जो है वो भी प्री कोविड लेवल से बैल हो गए, यानी अच्छे हो गए हैं, ठीक है। हालांकि ट्रैवल ट्रेड एंड हॉस्टल जो है वो होटल जो है वो एकदम अभी रिकवर होने बाकी है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो वो सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट सर्विसेज होती हैं, तो इसलिए रिकवर होना बाकी है। वैक्सीन भी चाहिए उनके लिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो आप देख लीजिएगा कंजप्शन। अब देख लो कंजप्शन में क्या है, इंडिया का जो टोटल कंजप्शन है वो 7% लगभग बढ़ा हुआ बताया गया है प्रीवियस ईयर की अपेक्षा, ठीक है। और अगली एनुअल ग्रोथ के लिए हमें 7.6, एनुअल ईयर के लिए 7.6% हम अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि भाई प्री पेंडेमिक लेवल में इतना हमारे जो कंजप्शन है वो हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप और कुछ बात करना चाहो तो इसमें देख लो UPI पेमेंट में पेंडेमिक जो है UPI पेमेंट भी हमारा इंक्रीज हुआ है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, इसने भी ये चीज़ें बढ़ावा देती हैं, ठीक है।
और इसके बाद इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है उसकी 15% की, ठीक है। स्पेशली इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा है वो मान लो किसी भी चीज़ में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार बहुत हुआ है तो इन्वेस्टमेंट उसमें भी बढ़ना निश्चित है, ठीक है। इसके बाद आप अगले पेज पे चलना चाहोगे तो इसमें देख लो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देख लो, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, व्यापार है, यानी कि वस्तु व्यापार है, वो लगभग हमारा $30 बिलियन से ऊपर पहुंच गया है लगातार 8 महीने में, ठीक है। इसके बाद हमारे हालांकि कांस्टेंट हैं वो कौन कौन से, जैसे शिपिंग व्हीकल हो गया, या जो एक स्यूज कैनाल ब्लॉक हुआ, आपको ध्यान होगा कोविड-19 हो गया, इसने डिसरप्शन किया है ना, और ऑब्स्ट्रक्ट किया हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी, इकोनॉमिक एक्सपोर्ट को ऑब्स्ट्रक्ट, इंपोर्ट को भी ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि उसमें बाधा पहुंचाई है, ठीक है। इसके बाद जो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है, अगर आप टोटल की बात करो तो वो 16.5% है, यानी कि उसने प्री पैंडमिक लेवल पास कर दिया है, ठीक है। और जो इम्पोर्ट की बात करो तो वो उम्मीद है कि 29.4% होगा 2021-22 में। यहाँ तक मुझे लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पर चलना चाहो तो बारवेल स्ट्रेटजी, सेफ्टी नेट्स एंड एजाइल रिस्पॉन्स। देखो बारवेल स्ट्रेटजी में आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें क्या होता है, पहले सेफ्टी नेट होता है, आपके वल्नरेबल सेक्शन को आपको बचाना है। देखो वल्नरेबल सेक्शन आ जाए वहाँ बारवेल स्ट्रेटजी है, ठीक है, विद ए फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिस्पॉन्स, और उसके साथ साथ आपको इकोनॉमी ऐसी ग्रोथ करनी है कि फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिस्पॉन्स भी हो, इसे हम बारवेल स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बात करो एजाइल अप्रोच क्या होती है, जो वाटरफॉल अप्रोच होती है, पहले इसे देखो, एनालाइज करो और फिर उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करो, ये आपकी वाटरफॉल अप्रोच डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप बात करो तो ये जो है देखो हमारा जो यानी कि एजाइल अप्रोच है, इसने अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम, हमने ये नहीं कि भाई पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, हमारा जो मेन मकसद है भाई जो अब आया है सामने हम उसे डिस्कस कर लेंगे, उसे देख लेंगे, है ना, और उसे ख़त्म करेंगे, उसे सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे इनिशियल मेजर्स जो गवर्नमेंट है उसने अपनाए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करो कि भाई जो गवर्नमेंट ने जनता को क्या क्या दिया है, तो उसमें देख लीजिएगा बहुत सारी स्कीम्स के नाम दिए गए हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये पर साल मिलते हैं, 2,000 रुपये 2,000 रुपये करके 3 किस्त में मिलते हैं, हर 4 महीने में 1 किस्त आती है। 500 रुपये महीने 3 मंथ दिए थे वुमेन्स के लिए जिनका जनधन अकाउंट था। 1,000 रुपये जो है वल्नरेबल सेक्शन को दिए थे जो दिव्यांग हैं या बूढ़े हैं, ठीक है। इसके आधार पर बताया गया कि भाई इतना 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 ये खर्चा हुआ, ये याद करने की जरूरत नहीं होती, ये वाला सेक्शन इधर वाला बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आपको पता होगी 5 किलो चावल वगैरह जो फ्री दिया था राशन, है ना, पर पर्सन, वो है 80 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत दिया था। वन नेशनल वन राशन कार्ड के अंतर्गत कोई भी माइग्रेंट कहीं से भी अब राशन ले सकता है, ये इसलिए दिया गया था। उज्ज्वला स्कीम के अंदर आपको कुकिंग गैस सिलेंडर दिए थे, एलपीजी गैस सिलेंडर दिए थे, ठीक है। और ये उज्ज्वला 2 भी लॉन्च हो चुकी है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं उसमें। इसके बाद आप अगर नेक्स्ट पेज पर चलोगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में आपको इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट मिला था 6 स्टेट में, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, है ना। महात्मा गांधी मनरेगा आपको पता ही है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसमें आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है। अगर आपको मान लो 15 दिन काम नहीं मिला एप्लीकेशन देने के बाद, तो उसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं उसे कंसेशन मिलने लगता है, और उसके बाद अगर आपको 15 दिन काम करने के बाद पेमेंट नहीं मिलता तो भी आपको कंसेशन मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। मनरेगा का बेस जो है वो 20 रुपये बढ़ाया गया था 2019-20 में। और इसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होता है, ठीक है। इसमें लगभग इस समय 47 करोड़ अकाउंट जो है वो लिंक्ड हैं, और EPF में इसमें 3 स्कीम्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस स्कीम और पेंशन स्कीम, इसमें 3 स्कीम इंक्लूड होती है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि हम 100 एम्प्लॉय जिसकी भी कंपनी में ज़्यादा है उससे 90% जो अर्निंग अगर 15,000 से कम है तो वो उन्हें 90% एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में जाएगा, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान में फाइनेंशियल बर्डन जो था हायर मोर वर्कर इंप्लीमेंटेड बाय EPFO, ये भी उन्होंने रिड्यूस किया, ठीक है। हाउसिंग में देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, दोनों में लगभग 33 लाख हाउस ग्रामीण में, ठीक है, और लगभग 15 लाख हाउस जो है आपको शहर में दिए गए हैं, है ना।
इसके बाद आप बात कर लो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, पेपर में यही आएगा। इसके अलावा आप पेपर में मतलब क्या ही समझते हो, इकोनॉमिक सर्विस से क्या आएगा, है ना, ये स्कीम ही आती है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से देखते जाओ, एक बार समझते जाओ, जो समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके बता देना, है ना, उससे उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो इसमें देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है पुअर यूथ के लिए। इसमें कौशल विकास योजना में आपको ध्यान दिया हो आपके गाँव में भी ये कि भाई मशीन सिखाई जा रही है, ये सिखाया जा रहा है, तो ये सारे इसी स्कीम के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये हुआ था। इसके बाद अगर आप एमएसएमईज की बात करो तो उनके जो 6 महीने का लोन था, लोन पे इंटरेस्ट थी, वो लोन इंटरेस्ट माफ़ कर दी गई है आरबीआई के द्वारा, है ना। और जो डिफ़ॉल्ट आ रहा था लोन में, यानी कि वो भी अगस्त और 2020 मई 2020 के बाद माफ़ कर दी गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यानी कि आपको इतनी फंडिंग मिल जाएगी, इतना लोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप क्रेडिट गारंटी स्कीम भी इनके लिए अप्लाई हुई थी, ठीक है। इसके बाद आप बात करो क्रेडिट में, तो देखो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस था उसे रोक दिया गया है, और जो बैंकरप्सी की इनकम थी, मिनिमम थ्रेशोल्ड थी, वो 1 लाख से 1 करोड़ बढ़ा दी गई है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बात करो तो टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी जो 50,000 करोड़ जो है वो इकोनॉमिक हेल्थ सर्विस के लिए आपको दी गई हुई है आरबीआई के द्वारा, ये आरबीआई ने दिया है, ठीक है। और इसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए मिली है ना। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो रखा है, उसे आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग फॉर फार्मर्स, नाबार्ड ने जो है 30,000 इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल उनके लिए लॉन्च कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इससे किसान जो है लोन निकाल सकता है, ठीक है। इसमें 2 लाख करोड़ कंसेशन जो है क्रेडिट बूस्ट हुए हैं। पीएम स्वनिधि वेंडर्स के लिए एक स्कीम है, आप जानते होंगे, वेंडर्स के लिए वो अपना लोन ले सकते हैं सेल्फ सर्टिफाइड होके, ठीक है, उनको अब लोन मिल जाएगा, है ना। इसके बाद अगर आप बात करो तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें पॉवर्टी घटाने के लिए जो पुअर वुमेन है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंक्लूड किया गया है। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही हैं तो आप तुरंत बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। गाइज अगर आप इसके आगे के चैप्टर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप 500 व्यूज प्लीज़ दे देना, ठीक है। इसके बाद ही हम अगले चैप्टर्स को डिस्कस कर लेंगे। हालांकि आप दो ना दो, लेकिन 90% इकोनॉमिक सर्वे तो हम यहाँ से कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इसने जो देखो रेपो रेट वो होता है जिसपे यानी कि जो बैंक है वो हमें लोन देते हैं, ठीक है, बैंक हमें लोन देते हैं ना, या जो आरबीआई है वो बैंक को लोन देता है। और रेपो रेट वो होता है जिसपे आरबीआई बैंक से लोन लेता है। रेपो रेट हमेशा कम होता है और रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है और रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करो तो जो एमपीसी है उसने पॉलिसी जो रेपो रेट है वो 115 बेसिस पॉइंट से काट दिया था फरवरी से मई 2020 में। उसके बाद उन्होंने 135 बीपीएस काटने के बाद अब कोई नहीं काटा और वो 4% पे उन्होंने एक रिजर्व कर दिया और 4.25% पे इसका रेपो रेट हो गया, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% हो गया है ना। इसके बाद अगर आप और कुछ देखना चाहो तो इसमें मुझे लग नहीं रहा। हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, अभी हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर कौन से होते हैं, ये सारा डाटा है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पर्पज से। पहले हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर की आपको लिस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अभी कहाँ गई लिस्ट, कहाँ गई, वो बहुत बड़ी सी लिस्ट है, ये रही, ये शायद हाई फ्रिक्वेंसी, हाँ ये रहे हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर है ये, ठीक है। तो इसमें ये 10 ईयर ए कॉर्पोरेट बॉन्ड, जी सेकिल्ड, कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, एटीएम विड्रॉल, है ना, ये सारी चीज़ जो है इसमें ये इंक्लूड की गई है। डोमेस्टिक अकाउंट, ऑटो सेल, डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल, है ना, तो ये आप चीज़ समझ रहे होंगे। एक्सचेंज रेट हो गया, कॉमर्शियल बोरिंग, फर्टिलाइजर सेल, फॉरेस्ट रिजर्व, ये इस टाइप की चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद ये देख लो ग्लोबल पीएमआई कंपोजिट इंडेक्स जो है ये वाला, है ना। इसके बाद देख लो मनरेगा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बल्क डिमांड, मनी सप्लाई, नेट एफडीआई, ये सारी चीज़ जो है इसमें इंक्लूड की गई है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। दोबारा हम अपने पेज पे चलते हैं उस पर ही, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखना चाहो तो हम इससे डिस्कस करने वाले थे अब, है ना। इंडियाज वैक्सीनेशन ड्राइव देख लो। वैक्सीनेशन इसमें पूरी हिस्ट्री बताई है, मैंने आपको टोटल बता दिया। लगभग जो टोटल है वो 197 करोड़ वैक्सीन हमारे लग चुकी हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया देखो कि 16 जनवरी 2021 से वैक्सीन स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड में लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ था। अब 15 से 18 वाले बच्चों के भी लिए लग गई है ये। 26 नवंबर 2021 से जो बूस्टर डोज है वो दी जाएगी। बूस्टर डोज जो हेल्थ केयर वगैरह होते हैं उनके लिए तीसरी डोज है, जिसमें उनके एक यानी कि जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट हो जाएगी, है ना। और ये न्यूज़ में भी रहा था तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए भी है ना। और लगभग 91 करोड़ जो वैक्सीन है वो किसके लग गई हैं, फर्स्ट डोज ले लिया उन्होंने।
और लगभग 66 करोड़ लोगों ने दोनों डोज ले लिए हैं, ठीक है। तो ये लगभग 150 करोड़ लोगों के आसपास, 166 करोड़ के आसपास ये वैक्सीन ड्राइव हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चले तो ये टेबल पे टिक लगा हुआ है, ये क्या है, कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल टेपर, ये बताया गया है। देखो गाइज मैं आपको बताऊं भाई, जब 3 क्राइसिस हुए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, टेपर टेंट्रम और कोविड-19 पैंडेमिक, उसमें भी बताया गया है कि हमारी इकोनॉमी इस बार इतनी अच्छी रही है कि ऐसे बड़े बड़े क्राइसिस में हम डिस्ट्रॉय हो गए थे, छोटे छोटे क्राइसिस में, और इस बार कोविड-19 पैंडेमिक जैसे क्राइसिस में हमने अपनी इकोनॉमी को रिजर्व रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कोविड-19 इकोनॉमी के पैंडेमिक के बारे में बताई गई है। जैसे इसमें देखो क्या बता रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम 9.1 था, टेपर टेंट्रम के टाइम 9.4, अब कितना है कुल 5.2 है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कि हमारे, ये मान लो क्वेश्चन आ जाए कि उस टाइम पे कैसे कम हुआ, तो इस बार आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे कम इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। वैक्सीनेशन ड्राइव से हमें बहुत सारी हेल्प मिली, वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत सारी हेल्प मिल गई हमें, तुरंत हम रिस्टोर कर गए। हमने बॉर्डर फॉल अप्रोच अपनाया था, ठीक है, इंडिया के लिए बॉर्डर फॉल अप्रोच है ना, हमने बेयर वेल स्ट्रेटेजी अपनाई थी, बेयर वॉल स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये चीज़ें आपको पेपर में लिख देनी है अगर आपके लिए मेंस का पेपर आ रहा है तो, ठीक है। हालांकि हो गया है अब, तो अगली साल ही आएगा। और इसके बाद आप अगले पॉइंट पर चलें, थोड़ा सा हम फाइनेंशियल सेक्टर देख लेते हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी जो है उसने अपना हाईएस्ट टच किया था, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती नहीं है ना। और अगर आप देखो तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो मैंने बताया आपको डिक्लाइन होने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चलोगे तो बात करते हैं इन्फ्लेशन जो, हाँ ये देख लो, इन्फ्लेशन फ्यूल पावर में जरूर इंक्रीज हुआ है ना। WPI का वो 20% से भी हाइयर हो गया है, क्योंकि स्पेशली बहुत सारे इशूज भी थे, हालांकि स्विच कैनाल इशू भी हुआ था बीच में, ठीक है। और लगभग ये जो अर्मेनिया अजरबैजान बार भी चला था बीच में, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो कोरोना में ही हुआ था ये सब, है ना। और आपको ध्यान हो तो ये नेटो एक्सपेंशन भी हो रहा है ना, ये नेटो रसिया वाला जो केस है वो भी चल रहा है, ठीक है। और मतलब ये बहुत सारे इशूज हैं जिसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। कजाकिस्तान अनरेस्ट इन, आप बोल दो अनरेस्ट इन सेंट्रल एशिया कंट्रीज, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लेशन इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे लगता है कि इसके बाद अगर हम सप्लाई साइड रिफॉर्म बात करें तो देखो हमारी सप्लाई साइड बहुत अच्छी रही है। हमने जैसे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, प्राइवेटाइजेशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इन पर ध्यान दिया है। हमने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटा दिए, अभी जल्दी में ही हटाए हैं। हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस किया है, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पूरा ध्यान दिया है ना। और तो ये सारी चीज़ें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अब तो उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस का भी शायद टाइम कम कर दिया गया है ना, वो लगभग 90 डेज ही कर दिया है, ठीक है। तो उसके आधार पर नंबर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमने प्रोसेस रिफॉर्म्स अपना है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, यानी हमारी सप्लाई साइड अच्छी से अच्छी हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस क्राइसिस से बाहर निकल सकें, ठीक है। इसके बाद आप बात करो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ये बार बार आ रहा है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने आज 1 फरवरी, आज का ही एग्जाम्पल लेते हैं, आज 1 फरवरी 2021 को 2022 को आपने कोई कानून पास किया है ना। तो आप इससे पहले किसी कंपनी पे, मान लो कोई कंपनी व्यापार कर रही है, उस पर उस डेट से पहले का टैक्स लगाएंगे, उसे हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान हो तो ये वोडाफोन केस के साथ हुआ था, वोडाफोन है ना, और एक केर्न एनर्जी केस के साथ हुआ था, केर्न एनर्जी केस के साथ, ठीक है। तो दोनों का केस, हालांकि वोडाफोन केर्न एनर्जी केस जीत चुके हैं इंटरनेशनल फोरम में, देखते हैं आगे क्या इसका इशू होता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, है ना। और अगर इसके बाद आप बात करो तो इंडिया ने क्लाइमेट एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉलिसीज पे भी ध्यान दिया है। अब तो नेट जीरो कार्बन एमिशन भी कर दिया है बाय 2070, प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो COP26 में ये चीज़ें बोली हैं, ठीक है। और हमने टैप वाटर, टॉयलेट, बेसिक हाउस, ये सब चीज़ें इंक्रीज की हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमने ये चीज़ें इंक्रीज की हैं, स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज रहा था हमारा। तो ये सप्लाई साइड इंक्रीज होने की साइड में है, ठीक है। इसके बाद अगर आप मेजर रिफॉर्म्स देखो तो ये इंडस्ट्री के मेजर रिफॉर्म्स हैं, जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ऑटोमोबाइल, है ना, ये सारे मेजर रिफॉर्म है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेज, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अपील्ड, रिपेल्ड, है ना। तो ये सारे इसके इशूज हैं, ठीक है। इसके बाद आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर में देखो तो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हटा दिया है OSPs के लिए, यानी अदर सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं टेलीकॉम के लिए। हमने टेलीकॉम के लिए जो उनका वो FDI है वो बढ़ा दिया है, ठीक है। और अब तो लगभग पूरा हमने 100% FDI करने की भी बात चल रही है। ये था टेलीकॉम सेक्टर 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बात करो तो ये सारे रिफॉर्म हमारे सेल्फ KYC हो गया है। ये देखो सेल्फ KYC परमिटेड,
है ना। ये 3-4 पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ केवाईसी परमिटेड हो गया थ्रू एन ऐप वेब बेस्ड प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है वो भी इंक्रीज हो गई है। 75% मोर बिल जो है वो 10 दिन में सबमिशन ऑफ बिल के आपके पास कर दिए जाएंगे, ठीक है। एविएशन सेक्टर में आपको पता है एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया है ना, तो ये सारी एविएशन सेक्टर का हमने रिमूवल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर सिक्योरिटी क्लियरेंस, ड्रोन इशू भी आपका ध्यान होगा कि भाई जो इतने से अब जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस नहीं चाहिए माइक्रो ड्रोन्स के लिए, सारी चीज़ें हमने ड्रोन्स में अच्छी करी हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में आपको पता है डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ा दिया है हमने। और देखना चाहो तो फैक्टरिंग एमएसएमई देख लो। एमएसएमई में एमएसएमई जरूर ध्यान से देख लो, इसकी नई डेफिनेशन आई है। अब माइक्रो जो होगा वो लेस देन 1 करोड़ होगा, ठीक है। एनुअल टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, स्मॉल में लेस देन 10 करोड़ और लेस देन 50 करोड़, ये देख लो। और मीडियम के लिए लेस देन 50 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और लेस देन 250 करोड़ उनका वो होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं सारी इंक्लूड हुई हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करो स्पेस एंड जियोस्पेटियल सेक्टर में, तो आप ध्यान रखो स्पेस सेक्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे गगनयान मिशन भी लॉन्च होने वाला है, गगनयान मिशन भी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। हाँ, और स्पेस